इन्फॉर्मेशन कैसी भी होती है, कोई भी उठा के कभी भी डाल देता है। तो सही बात है कि मिस इन्फॉर्मेशन और खबर में अंतर करना, देखना ज़रूरी है हमारे लिए। चलिए हम अब इसी कड़ी में अपने नेक्स्ट पैनल पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट पैनल के लिए, जिसको हमने नाम दिया है रोल ऑफ मीडिया पर्सन इन मीडिया स्टडीज़, इसके लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्री शिवेंद्र श्रीवास्तव जी को, श्री राजवीर सिंह जी को, श्री चंद्रभान यादव जी को, श्री गौरव सिंह सेंगर जी को, श्री अविनाश सिंह जी को, और साथ ही साथ हमारे साथ रहेंगे शिवम जी, जो कि इस पूरे पैनल का संचालन करेंगे। ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू गरिमा। ये जो पैनल है ये थोड़ा सा मीडिया की पढ़ाई और पत्रकारिता की पढ़ाई से जुड़ा हुआ भी है, और हम ये भी समझेंगे इस पैनल में कि पत्रकारिता की पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। हालांकि इन दिनों पत्रकारिता की पढ़ाई को लेकर भी बड़े लंबे चौड़े व्याख्यान दिए जा रहे हैं और उस पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। तो हमारे साथ जो हमारा पैनल है, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत इस पैनल में, और इसका नाम है रोल ऑफ मीडिया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। हमारे साथ राजवीर सिंह जी हैं। राजवीर सिंह जी, आपका बहुत स्वागत। हमारे साथ गौरव सेंगर जी हैं, हमारे साथ अविनाश सिंह जी हैं, शिवेंद्र श्रीवास्तव जी हैं और चंद्रभान यादव जी हैं। पहला प्रश्न राजवीर सिंह जी हम आपसे पूछना चाहेंगे। ये जो अभी हमने मिस इन्फॉर्मेशन पे बात की अपने पहले पैनल में, अब ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है इसके अपने समस्याएं होती है, लेकिन जो पत्रकारिता की पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं या जो पत्रकार बनना चाहते हैं, आज के दौर में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है, या जो पढ़ रहे हैं या जो पढ़ना चाहते हैं? शिवम जी, पहले तो बहुत धन्यवाद आपका और इस पूरी टीम का, महर्षि महेश योगी यूनिवर्सिटी की जो पूरी टीम है, वीसी साहब हैं, उनके तमाम सहयोगी हैं, उनका। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि अगर जर्नलिज्म की जो हम पढ़ाई करते हैं तो उसका उपयोग क्या फील्ड में है, क्या है तो कितना है। तो जाहिर सी बात है कि जो पढ़ाई पढ़ते हैं, जो हम पढ़ाई करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म की बात करते हैं, लॉ ऑफ जर्नलिज्म की बात करते हैं, लेकिन जब कोई भी बच्चा ये सब पढ़ाई करने के बाद फील्ड में आता है तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। क्योंकि फील्ड में वैसी चीज़ें अब दिखती नहीं हैं। तो बड़ी अच्छी बात, इससे पहले बड़ी अच्छी चर्चा की है, तमाम हमारे वरिष्ठ लोग थे, मानस जी थे, तब अजीत जी थे, तमाम लोगों ने बताई बातें। तो उसमें से कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। सबसे पहली बात तो ये कि जो पढ़ाई है मीडिया की, जब हम फील्ड पे आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत बड़ा योगदान पढ़ाई का फील्ड में मिलता है। इसके बहुत सारे रीज़न हैं कि अगर आप मीडिया एथिक्स की बात करिए, मीडिया लॉ की बात करिए, तो ये कहाँ पे है फील्ड में। तो मुझे जो, चूँकि मैंने खुद पढ़ाई की है, हालांकि हम लोगों के समय तो थोड़ा बहुत था भी, लेकिन उसके बाद मुझे अभी हाल फिलहाल तो कहीं ये दिखता नहीं है कि जो हमने पढ़ाई की है वो भी कहीं इस्तेमाल होती है, चीज़ें वो भी कहीं यूज़ आती हैं। बस इतना ज़रूर है कि जब आप पढ़ते हैं तो जो विचार आप के मन में होते हैं, जो आपके विचार आपके मन में उठते हैं, तो वो विचार कहीं ना कहीं शब्द बनते हैं। अगर आपके पास अच्छे विचार हैं, आपने अच्छी किताबें पढ़ी हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पास अच्छे विचार हैं, और उस विचार को आप लिखने में, बोलने में आप अच्छा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही फेक न्यूज़ की जो बात कर रहे थे आप जी, फेक न्यूज़ पर भी आप देखिए तो एक लंबी कतार है फेक न्यूज़ की। उसमें हमको तय करना है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्रॉस एविडेंस चेक करना है। तो जो नए नए बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटी से पढ़ के, वो कहीं ना कहीं इसमें भी उनसे एक बड़ी चूक होती है। तो बहुत सारी बातें हैं शिवम, यहाँ ध्यान देने वाली बातें हैं, लेकिन मोटी बात यही है कि जो मीडिया में जो पढ़ाया जा रहा है और जो प्रैक्टिकल होता है उसमें काफ़ी फ़र्क है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत फ़र्क है। शिवेंद्र जी, एक प्रश्न ये बार बार उठता है कि जो मीडिया कर्मी हैं वो उनको गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाया जाता है इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन उनकी भूमिका उस सिलेबस को बनाने में बहुत सीमित है जो पढ़ाया जा रहा है बच्चों को स्कूलों में, खासकर इन कॉलेजेस में। क्या उसमें उनकी भूमिका बढ़ाई जानी चाहिए? मीडिया कर्मी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, या उनको किस तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए उन छात्रों के साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं पत्रकारिता की? जी बिल्कुल शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर आज जो डिस्कशन हो रहा है, वाइस चांसलर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम, जो आप
जो जर्नलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट बात कर रहे हैं कि पढ़ाई में होना चाहिए, उस सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो एक चीज़ है कम से कम इस प्रोफेशन में, इसको लोग जो जर्नलिज्म को लोग प्रोफेशन समझते हैं वो प्रोफेशन है ही नहीं, बेसिकली ये है पैशन। अगर आपने इसको नौकरी की तरह किया तो आप हमेशा इसमें जूझे रहेंगे कि अपना काम ख़त्म करें, अपने तरीके का हिस्सा निपटाएं और भाग लें। लेकिन मैंने अपने इतने साल के करियर में जाना है, मैंने शुरुआत की क्राइम रिपोर्टिंग से, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग से, फिर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग। लेकिन कई बार लोग कहते थे कि क्यों करते हो यार इतने घंटे का ये काम वो काम, और जितने भी जर्नलिस्ट हम लोगों के बीच में हैं वो सब ये चीज़ महसूस करते होंगे। लेकिन वही टिके रह सकते हैं या वही इसके साथ जस्टिस कर सकते हैं जिनके लिए पैशन है। अदरवाइज़ जैसे ही आपने इस पैशन को प्रोफेशन में बदला और फिर खानापूर्ति में बदला, आप ये जो इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ या डीप फेक या डिसइन्फॉर्मेशन, सब कुछ आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि जैसे ही आप इसको काम की तरह से लेते हैं कि इसको निपटाना है, आप उसके तमाम उन पहलुओं को भूल जाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। खबर ऑथेंटिक है नहीं है, कितनी ज़्यादा इसमें सच्चाई है या कितनी मिक्सिंग है, ये सब तभी आप कर पाते हैं जब आप खुद जांचते हैं। और क्या है, इंस्टीट्यूट चाहे जितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, या फिर आप जो आजकल व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया के ज़रिए लोग सीख लेते हैं, इन सब में क्या होता है कि जो चीज़ हम एक दूसरे की देखा देखी होती है वही करने लगते हैं। एक चैनल पे चल रहा, खबर चला दी, अखबार में छप गया, उसको फॉलो कर लिया। अब तो और भी आगे लोग बढ़ गए हैं, पॉडकास्ट में किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया, उसी को खबर मान करके आगे उसी पे जानकारियाँ अपनी तरफ से देने लगते हैं, मिक्सिंग करने लगते हैं। तो जो पढ़ाई की शुरुआत होती है, अब उस सवाल पे आते हैं जो आपने पूछा, वहाँ पर ये जो जहाँ पे बेस बनना शुरू होता है, सबसे ज़्यादा मजबूती वहीं पर होनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पर आप ये तो सीख लेंगे कि कैसे लिखना है, शब्द क्या चूज़ करने हैं, क्या इस्तेमाल नहीं करना है, अखबार की भाषा क्या है, टीवी की भाषा क्या है, आपके बोलने की भाषा क्या है। लेकिन दिमाग का इस्तेमाल कैसे करेंगे कि खबर क्या है और उसमें क्या एथिक्स ध्यान रखने हैं, वो तभी आएंगे जब वहाँ पर ऐसे लोग पढ़ाएंगे या ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा जो कि फील्ड से हैं या जिन्होंने देखा है, जिया है, जाना है, समझा है। इसीलिए ये बात सही है कि जब कुछ ऐसा सिलेबस बने या ऐसी कोई शुरुआत हो जिसमें पढ़ाई की बात हो और लोगों को, नए बच्चों को आना है, नए लोगों को आना है फील्ड में, तो वो लोग शर्तिया इन्वॉल्व होने चाहिए जिनका फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, फील्ड में लंबा एक्सपीरियंस है, वो बताएं और वो बनाएं कि आखिरकार क्या ध्यान रखें। अब जितनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, इसमें तो और ज़रूरी हो जाता है। सोशल मीडिया आ गया, डिजिटल आ गया, AI आ गया। अगर वो लोग जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वही नहीं बताएंगे तो किताब से तो कुछ नहीं होने वाला। चंद्रभान जी, ये एक जो मीडिया कवरेज की बात होती है, किसी भी जब पढ़ाई लिखाई की बात होती है तो टॉपर्स का इंटरव्यू हो गया, पेपर लीक हो गए, इन पर बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ करते हैं या इसकी बहुत ज़्यादा कवरेज करते हैं मीडिया पर्सन। लेकिन अगर शिक्षा की बाकी चीज़ों पर फोकस मुझे लगता है कि कम होता है। कोई भी खबर जब आती है तो अगर कोई टॉपर्स है तो उसका इंटरव्यू हो जाएगा, काम पूरा हो गया। रैंकिंग की बात आई तब हो जाएगा। क्या मीडिया को और इन्वॉल्व होना चाहिए शिक्षा को बेहतर करने के लिए? धन्यवाद दूंगा कि इस तरह के आयोजन किया गया, कि चीज़ों को समझने की कोशिश की गई। चूँकि आपका भी मीडिया इंस्टीट्यूट चल रहा है तो उसको कैसे डेवलप किया जाए, इसको समझने की कोशिश की जा रही है। ये भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत के रूप में मैं देख रहा हूँ। अभी जैसे हमारे पूर्ववर्ती साथियों ने बताया, अब नो डाउट कि बहुत टैलेंटेड नई पीढ़ी बहुत टैलेंटेड आ रही है मीडिया की पढ़ाई में भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस पढ़ाई को किस वे में लिया गया। अब हम आपके सवाल पर आते हैं। जैसा आपने कहा कि सारी चीज़ों के बाद एजुकेशन कवरेज बहुत लिमिटेड हो गई। इधर जो मैं देख रहा हूँ, नो डाउट कि अब खबरों में इस चीज़ को प्राथमिकता दी जा रही है कि हम जो भी खबर प्रकाशित कर रहे हैं या टीवी चैनल पर चला रहे हैं, उसमें आम पब्लिक को सूचना के साथ साथ एजुकेट कैसे कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए दें, मैं मेडिकल फील्ड से आपको कनेक्ट करता हूँ। जैसे एक सामान्य सी खबर होती है कि कोर्स में बदलाव होते हैं। जैसे इधर डॉक्टर्स की पढ़ाई के साथ साथ नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स पर भी जोर दिया जा रहा है। तो हम मीडिया कर्मी जो हैं या मीडिया परिवार जो लोग, जो खबर लिखी जाती है
तो लिखते समय ये ध्यान दिया जाता है कि उस खबर को जो भी स्टूडेंट पढ़ता है वो अपने आप को कैसे कनेक्ट कर पाए। तो अब खबरों में इसमें कोई संदेह नहीं है कि खबरें जो भी लिखी जा रही हैं वो उसमें एक ये बदलाव है, मीडिया इंडस्ट्री में पूरे बदलाव है कि हम खबर के जरिए लोगों को एजुकेट कैसे कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम किसी बीमारी से रिलेटेड खबर लिखते हैं, मैं बार बार हेल्थ की इसलिए बात कर रहा हूँ कि बेसिकली मेरा हेल्थ पर थोड़ा ज़्यादा कम है। जैसे हम यहाँ तक भी करते हैं कि कोई सर्जरी हो रही है, आपने कहा कि साधारण सी न्यूज़ है कि सर्जरी हो गई, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन क्या थे, सावधानी कहाँ बरती गई और इस तरह के लक्षण मिलने पर किस तरह से दूसरे लोग अवेयर हो सकते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं, इन चीज़ों को हम अपनी न्यूज़ में ज़रूर शामिल करते हैं। बिल्कुल। गौरव जी, आजकल शिक्षा में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इनकी बड़ी भूमिका हो गई है और इससे लोग पढ़ रहे हैं। आप चूँकि ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहते हैं, ट्विटर भी एक बहुत सशक्त माध्यम बन गया है, सरकारें ट्विटर से ही चल रही हैं आज की तारीख में। क्या ये खतरनाक लगता है आपको? पहले तो विश्वविद्यालय परिवार का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हम सभी सीनियर्स के साथ मुझे सम्मानित किया। शिवम जी, बाढ़ आ गई है सब पत्रकारिता में, पत्रकारों की। कोई भी उठ के पत्रकार बन जा रहा है। पहली दिक्कत ये है, एक माइक आईडी ली, एक यूट्यूब चैनल बनाया और पत्रकार हो गया। इसमें बैरियर लगाना बहुत ज़रूरी है। कैसे लगे? बिना बैरियर, जैसे अब डॉक्टर बनने के लिए नीट का पेपर हो रहा है, वकालत के लिए क्लैट दे रहे हैं, वैसे कुछ सरकार को सोचना पड़ेगा कि पत्रकार कैसे बने और कैसे आए। LLB करना पड़ रहा है तो अब आदमी वो वकील बन रहा है, लेकिन पत्रकार बनने के लिए कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है। ऐसे अमीनाबाद गए, माइक खरीदा और चौक में उतर गए, और पहले जो है अमरूद बेचते थे, अब पत्रकार हैं। तो पत्रकार जेहन से होता है, पढ़ाई से नहीं होता है, लेकिन कुछ सर्टिफाइड करना पड़ेगा सरकार को, लेकिन पत्रकारिता गर्त में चली जाएगी। लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूशन तो हैं जहाँ पर पत्रकारिता की पढ़ाई होती है, तो ऐसा कैसे हो रहा है कि कोई भी कुकुरमुत्ते की तरह ये पत्रकार उग रहे हैं? कैसा हो रहा है भाई? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, राष्ट्रीय संस्थान भी हैं, फिर ये हो कैसे रहा है? कहाँ पे ज़रूरत है रोकने की? उनको जाना ही नहीं है ना। जिनको अमीनाबाद से पत्रकार बन जाना है, उनको वो संस्थान थोड़ी जाना है। मसला ये है कि सरकार में बैठे लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी पत्रकारिता कहाँ जा रही है। अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पत्रकार असली नकली ये इसके जैन की क्लिनिक हो जाएगी। क्या संस्थानों की भूमिका आप किस तरह से देखते हैं? आप चूँकि यंग हैं, पत्रकारिता में आप एक्टिव रहे हैं, कोई भी संस्थान, शिक्षण संस्थान जो पत्रकारिता की पढ़ाई कराता है, उसको किस तरह की भूमिका अदा करनी चाहिए इस समस्या से निपटने के लिए? उनको प्राथमिक टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है कि पत्रकार है कौन। जेहन से जो पत्रकार, जो ग्लैमर देख के सिर्फ बच्चे आ रहे हैं पत्रकारिता में, उनको बहुत ज़रूरी है रोकना। उनको लगता है कि हम पत्रकार बने और एक कार्ड बन गया गलती से और हमने कप्तान को फोन मिलाया, कप्तान खड़ा हो गया कि जय हिंद सर। वो ये समझ के आते हैं और जब माहौल में आते हैं तो उनको पता लगता है कि कितनी कठिनाई है। हमारे सीनियर्स बैठे हैं, ये तो सारा समय देख चुके हैं, अच्छा भी देख चुके हैं, अब वाला भी देख रहे हैं। तो मसला गंभीर है, ये है आसान नहीं है। देखिए गौरव बीच में मसला तो गंभीर है, माफ कीजिएगा मैं बीच में रोक रहा हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया बढ़ रहा है, सोशल मीडिया ने बहुत पर्सपेक्टिव भी दिया है कि भाई बिल्कुल प्रायोजित खबरें नहीं हो, एक तरफ की बातें ही नहीं हो, सच्चाई बातें और बहुत सारी वैरायटी हो, ये ठीक है। लेकिन इसने एक नेगेटिव चीज़ भी की है कि खबरें गलत भी आने लगीं और वो लोग भी पत्रकारिता में आने लगे जिनको समझ ही नहीं है। और समझ नहीं आना तो बिल्कुल वैसे ही डॉक्टर की तरह है, झोला छाप डॉक्टर की तरह कि आपने इलाज तो कर दिया, मरने वाला सोच रहा है कि हम क्यों मरे पता ही नहीं, और जो इलाज करने वाला है वो अपने आप को डॉक्टर समझ रहा है। तो असलियत ये हो गई है और इसको रोकने का फिलहाल फौरी तौर पे तो तरीका जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है कोई और नज़र नहीं आता। जैसे गौरव बोल रहे थे इसमें तो सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। हालांकि उस अंकुश में और इस कंट्रोल में बहुत फ़र्क है। अंकुश तो अभी भी है, आप समझ सकते हैं, इतना अंकुश है कि क्या आप करना है क्या नहीं करना है, उसके उस शायद उसी सब की वजह से ये सोशल मीडिया भी इतना बढ़ा। लेकिन
सरकार को ये पॉलिसी तो वाकई बनानी चाहिए कि कौन पत्रकार हो सकता है। माने पढ़ाई ऐसी कम से कम तो करिए जिससे आपको ये होता है कि भाई आपको कुछ तो आता है बेसिक। लेकिन सर माफ़ कीजिएगा शिवम सर, लेकिन सवाल तो सर वही है ना कि फिर अगर सरकार तय करेगी कि पत्रकार कौन होगा तो फिर बात जहां से चली थी वहीं आ जाएगी। नहीं, यहाँ भाई फर्क है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अगर सरकार- नहीं वैसा नहीं, जैसे यूपीएससी है ये है वो गौरव बोल उस रहे टाइप थे। कहा जा रहा है। हाँ, एक सेकंड जैसा गौरव बोल रहे थे उनकी बात को ही कह रहा हूँ कि भाई हर चीज़ के लिए तय है। आपको टीचर बनना है, आपको बीएड करना है, या मान लिया आपको बीटीसी करना है, आपको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस पढ़ाई करनी है, आपको वकील बनना है तो एलएलबी करनी है। लेकिन पत्रकार बनने के लिए कुछ नहीं करना है। सच बताया उन्होंने, बहुत ही देसी तरीके से बता दिया, लेकिन असलियत यही है। और इस असलियत से बचने का एक ही तरीका है कि वो कंट्रोल वाली बात नहीं, राजवीर जी मैं कह रहा नहीं सर, हूँ। एक मेरा सेकंड कहना है सर। कि एक नियम होना चाहिए कि भाई पढ़िए तो सही कुछ। हम लोग जब सर शुरू में हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की तो जब ऐसे सवाल होते थे कि भाई अगर किसी को आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है तो यूपीएससी क्रैक करना पड़ेगा, तो पत्रकार बनने के लिए भी तो कोई ऐसा एग्ज़ाम होना चाहिए कि आपने एग्ज़ाम क्रैक किया, आप पत्रकार बन गए। यहाँ तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो जो सीनियरों का तर्क होता था मैं वो शेयर कर रहा हूँ। सीनियरों का जो तर्क होता था उसमें ये कहते थे भाई कि एक पत्रकार की परीक्षा तो उसकी एक हर खबर में होती है। जो भी खबर वो करता है वो उसका एक तरह से एग्ज़ाम होता है। जी बिल्कुल। लेकिन आज की तारीख में देखिए, खबर और जो पीआर है उसमें बहुत थोड़ा सा फर्क है। जो चीज़ रोकने की कोशिश की जाए वो खबर है बेसिकली, और जो रोकने की कोशिश न की जाए जिससे सारे खुश हो रहे हो। अच्छा मुझे लगता है ये सर, मुझे लगता है सर, मुझे लगता है कि इस बात को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हाँ, अच्छा मैं सब लोगों से बताना चाहता हूँ थोड़ा आपके बारे में कि शिवेन जी ऐसे जर्नलिस्ट हैं कि ये आज तक में थे, और जब कोरोना का पीक टाइम चल रहा था तो इनका मूवमेंट कहाँ होगा इस पे नज़र सरकार की होती थी, क्योंकि जहाँ गए वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया कि जिससे दिक्कत होगी आगे खबरों में। तो शायद वही अनुभव आज शेयर कर रहे हैं आप अपना। नहीं देखिए, अरे अविनाश जी को भी हम डिबेट में ले लें। पहले मैंने एक चीज कही, मैं किसी सरकारों की बात नहीं कर रहा। जो भी सरकार होती है उसका इच्छा ये रहती है कि पीआर हो, खबर ना हो। ये बात अभी मैंने पहले कही। उससे भी पहले जो मैंने बात कही ये कि पत्रकार होना प्रोफेशन है ही नहीं, पैशन है। अगर पैशन नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। ऐसे एक नहीं 20 एग्जाम्पल है। अगर मैं अपनी ही बात करूंगा तो ये मेरा पीआर हो जाएगा, वो नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी हम सब ने वो वक्त देखा है कि किसी एक पर्टिकुलर खबर, मनीष जी हैं या मानस जी हैं, ये लोग बहुत सालों से कर रहे हैं। आप लोगों ने महसूस किया होगा एक एक खबर के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता था। घंटों खड़े हैं। मुझे अच्छे से याद है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा ताकि बात को सिर्फ समझ में आए। बहुत ठंड थी उस वक्त, दिल्ली में मैं पत्रकारिता कर रहा था, और दिल्ली में एक बाहर से आईएफएस ऑफिसर थे, कंट्रोवर्सी हो गई थी, उनको आना था और किसी भी सूरत में उनकी तस्वीर चाहिए थी, और वो कैमरे के सामने आना नहीं चाहते थे। रात को 3 बजे उनकी फ़्लाइट आनी थी और हम लोग वहाँ से 11 बजे से खड़े हुए थे। लिटरली आप जानिए कि 8 घंटे, मेरे एक लिमिट के बाद नींद आती है तो कहीं भी सो जाता हूँ, और 8 घंटे दरवाजे के हैंडल से हाथ फंसा करके खड़े होकर के सोए रात को 3 बजे। इसलिए दरवाजे के साथ, क्योंकि उसी दरवाजे से निकलना था उनको, और अगर मैं कहीं और सो जाता तो निकल जाते विजुअल, और इसीलिए सिर्फ खड़े रहे कि जैसे ही खोलेंगे दरवाजा तो गिरूंगा, कुछ होएगा। मतलब अगर आपके अंदर इस लेवल का पैशन नहीं है तो जो दौर निकल गया उस दौर में तो नहीं कर पाते। और आज की तारीख में इतना आसान हो गया है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप पत्रकार हो। अब आधे से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ जो मोबाइल जर्नलिज्म करते हैं, आधे से ज़्यादा ऐसे होंगे जो वाकई टाइप नहीं कर सकते, जो वाकई वॉइस हो, अपनी आवाज़, अब तो गूगल आ गया है, आवाज़ बोल दीजिए टाइप हो जाएगा, हिंदी लिख दीजिए अंग्रेजी हो जाएगा, अंग्रेजी लिख दीजिए हिंदी हो जाएगा। तो वो बस कॉपी किया, पेस्ट किया और बता दिया कि हम खबर कर रहे हैं। ये व्यवस्था टूट तभी सकती है जब बेसिक एक कोई क्राइटेरिया हो कि भाई आप पत्रकार तब होंगे जब आप ये कर लेंगे। ये बात मैं कह रहा था। अविनाश जी, एक प्रश्न ये भी है कि अगर भारत की बात करें तो करीब 900 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर कई विश्वविद्यालयों में मीडिया की पढ़ाई होती है, लेकिन उसमें जो एक्टिव पत्रकार हैं उनकी भागीदारी कम है, उनका इन्वॉल्वमेंट कम है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये भी कुछ प्रश्न होते हैं। दूसरा ये कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो या जर्नलिज्म हो, इसमें करीब 12% की ग्रोथ से ये ऊपर बढ़ रही है, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ के वो तैयार नहीं हैं। ये कई बार कहा जाता है कि इंस्टीट्यूट उस तरह के बच्चे तैयार नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह के होने चाहिए। और जो एक अनिवार्य शर्त की बात की गौरव जी ने कि भाई एक ऐसी कोई इम्तिहान होना चाहिए जो ये तय करे कि ये फलां व्यक्ति पत्रकार बन सकता है, जैसे IAS, PCS, नीट, ये सब होता है।
आप इसके कितने पक्षधर हैं, और स्कूलों में और यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह के पाठ्यक्रम की ज़रूरत आप महसूस कर रहे हैं कि तैयार पत्रकार मिले इस देश को? सबसे पहले महर्षि यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया, और आपका भी शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं खुद से शुरू करने जा रहा हूँ कि आपने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ से एक्सपर्ट जो बच्चे होते हैं क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। मुझे याद है 2007 में मास कॉम कंप्लीट किया था मैंने, और जब पहली बार एक न्यूज़ चैनल में मेरी जॉब लगी एज ए जूनियर रिपोर्टर, तो अब सोचिए कि टीवी की जो स्क्रीन होती है ना, उसको समझने में, जब कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज पास करता है, पीजे करता है, एमजे करता है, एमएमसी करता है, उसको कम से कम 3 से 6 महीने स्क्रीन को समझने में लग जाता है। टिकर क्या होता है, स्टन क्या होता है, हेडर क्या होता है, पीसीआर क्या होता है, एमसीआर क्या होता है, रनडाउन क्या होता है, प्रोड्यूसर किसे बोलते हैं, आउटपुट प्रोड्यूसर किसे बोलते हैं, असाइनमेंट के प्रोड्यूसर क्या होते हैं, ईपी क्या होते हैं, गेस्ट कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो सोचिए कि एक चैनल का जो पूरा सिस्टम होता है ना, चूँकि मैंने चैनल में स्टार्टिंग से 7 से लेकर अभी तक मैंने सिर्फ न्यूज़ चैनल में काम किया तो आपको 3 से 6 महीने का समय लग जाता है। और ये इसलिए होता है, और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जब मैं मास कॉम कर रहा था तो सुबह सवेरे आप लोग देखे होंगे, हम लोग के टीचर थे वेद प्रकाश सर, जो सबसे पहले प्रेजेंटर थे सुबह सवेरे के, तो वो पढ़ाते थे। तो होता क्या है कि देखिए, ये जो गैप होता है, एज गैप, ठीक है, जैसे मैं अगर अभी की बात करूँ, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे हम आईएमसी की बात करें या जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, आप मुझे निकाल के बता दीजिए कि वर्किंग जर्नलिस्ट कितने पढ़ाते हैं वहाँ पे। हाँ, यही सवाल है। ठीक है, और देखिए, इसके लिए जिम्मेदार मैं किसी यूनिवर्सिटी को नहीं मानता हूँ, उसके लिए जर्नलिस्ट भी जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार क्या है, समय नहीं है। अगर मुझसे ही कोई बोले कि आप आइए मेरी यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चर दे दीजिए या पढ़ाइए, तो समय नहीं है। 9 घंटे की शिफ्ट होती है, लेकिन एक रिपोर्टर का टाइम कैसे 9 से 12, 14, 15 घंटे में चेंज होता है। देखिए, सबसे एक मतलब बेसिक चीज़ ये है कि बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, पढ़ाई तो होनी चाहिए भाई। आप आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, पढ़ के तो बनते हैं ना। आप पत्रकार बिना पढ़े बन जाएंगे, आप पत्रकार बिना पढ़े नहीं बन सकते हैं ना। उसके लिए तो बेस चाहिए आपको, बिल्कुल, और वो बेस आपको एक टीचर देगा, ठीक है। तो उसके लिए देखिए, सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो सिलेबस है जर्नलिज्म का, चाहे हम एडवर्टाइजिंग पढ़ रहे हैं, पब्लिक रिलेशन पढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, टीवी पढ़ रहे हैं, रेडियो पढ़ रहे हैं या प्रिंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जो बेस होगा, चूंकि वो उस क्षेत्र का जो एक एक्सपर्ट होगा, जो चलिए ठीक है बहुत पहले का है, मौजूदा दौर से उसका कुछ लेना देना ना हो, लेकिन वो आपका बेस तो तैयार कर देगा। प्रैक्टिकल, देखिए थियोरेटिकल चीज़ें अलग हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें अलग हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो टीवी के हों, रेडियो के हों, प्रिंट के हों, उनको लाइए ना आप, ठीक है। सिलेबस में आप चेंज करिए, ठीक है, क्योंकि जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं वो उस ज़माने के हैं जिसका इस दौर से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, कुछ चेंजेज आए, जैसे अगर एडवर्टाइजिंग की बात करें, ठीक है, एडवर्टाइजिंग हो गया या फिर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हो गया, ये जो सिलेबस है मान के चलिए कि इसको 2000 के बाद इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसमें तो नयापन है। लेकिन जब आप प्रिंट जर्नलिज्म में जाते हैं या टीवी जर्नलिज्म में जाते हैं, तो वो इतने थके हुए हो चुके हैं, तो सिलेबस में बदलाव करिए। सिलेबस बदलना चाहिए, वर्किंग जर्नलिस्ट इन्वॉल्व होने चाहिए। अच्छा, राजवीर जी, एक सवाल आपके लिए भी है। ये एजुकेशन बीट को कवर करने वाले जो जर्नलिस्ट हैं, अभी एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट है कि जो प्राइवेट एजुकेशन है और जो सरकारी एजुकेशन है, उसमें खर्च का एक आंकड़ा दिया गया था, करीब 9 गुना ज़्यादा खर्च है प्राइवेट एजुकेशन में। ये जो एजुकेशन कवर करने वाले बीट हैं, रिपोर्टर्स हैं एजुकेशन बीट कवर करने वाले, इन लोगों की कवरेज पे मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। क्या ये बहुत सीमित हो गई है? क्या ये उन विषयों से बच रही है बीट जिन विषयों पे फोकस करना चाहिए? भाई, एजुकेशन को आप हर पैमाने से, हर डायमेंशन से, हर आयाम से कवर करें तो मुझे लगता है बेहतर होगा। इसके बारे में मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। बिल्कुल शिवम, ये इस सवाल का जवाब दें इससे पहले अभी आप और अविनाश जी का जो कन्वर्सेशन हो रहा था, तो उस पर भी थोड़ा सा मेरे मन में जो बात है मैं सोच रहा हूँ कह दूँ कि देखिए, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी किसी भी छात्र को, पत्रकारिता के अपने छात्र को एक समझदार व्यक्ति बना सकती है, बहुत ज्ञानी बना सकती है, तमाम चीज़ें पढ़ा लिखा के बता सकती है, लेकिन पत्रकार नहीं बना सकती है। पत्रकार बनने के लिए तो उसे फील्ड में आना पड़ेगा, उसे संघर्ष करना पड़ेगा, उसे फील्ड से सीखना पड़ेगा। पत्रकार वो तभी बनता है। आप बेसिक नॉलेज ले लेंगे यूनिवर्सिटी से, जानकारियाँ बहुत सारी इकट्ठे कर लेंगे, आपको सलीका आ जाएगा कि भाई कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे सवाल किसी से पूछना है,
लेकिन एक्चुअल में जो पत्रकार बनना है वो कोई यूनिवर्सिटी आपको पत्रकार नहीं बनाती है, कोई संस्था आपको पत्रकार नहीं बनाता है। आप खुद स्वयं में पत्रकार बनते हैं जब आप संघर्ष करते हैं, जब आप रगड़ते हैं, जब आप फील्ड में जाते हैं। ये एक बड़ी बेसिक सी बात है। और दूसरी बात कि जो एजुकेशन बीट है, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे समाचार चैनल हो, तो इसमें एक बड़ी परंपरा होती है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के आने के बाद से इस बीट पे बीट रिपोर्टरों की भी पकड़ थोड़ा ढीली हुई है। यही एक बड़ी वजह है कि अच्छा सबको घर बैठे मटेरियल मिल जा रहा है। अब पत्रकारिता क्या चैट जीपीटी हो गया है पत्रकारिता ना। अगर आपको कुछ पूछना है, किसी पत्रकार को कोई जानकारी लेना है, कुछ लिखना है, तो सबसे पहले वो चैट जीपीटी पे जाता है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेता है। तो आप समझिए इस दौर में फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एजुकेशन बीट देखने वाला पत्रकार बहुत ईमानदारी से जाके यूनिवर्सिटीज़ में जाएगा, वो अब तमाम लेक्चरारों से बात करेगा, तमाम प्रोफेसरों से बात करेगा, उसके बाद अपनी रिपोर्ट छापेगा। तो ये थोड़ा सा बेईमानी हो गया है। इस पे हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। ये बात सही है। एक चीज़ मैं जोड़ूंगा, देखिए ये सिर्फ एजुकेशन बीट के साथ नहीं है। पहले आपको याद होगा, शिवेंद्र जी आपको याद होगा कि टीवी का एक बेस पहले कहा जाता था ट्रिपल सी समझ रहे हैं ना, क्रिकेट क्राइम सिनेमा। आज जब आप टीवी खोलते हैं, शिवेंद्र जी याद है ना आपको, तो ट्रिपल सी आज कहाँ है टीवी में। पहले क्राइम का एक बुलेटिन फिक्स होता था, चलिए ठीक है, आज मैं मानता हूँ कि एक बुलेटिन शायद होता है रात में। क्रिकेट गायब हो गया पूरी तरीके से, सिनेमा एंटरटेनमेंट पूरी तरीके से। आपको याद होगा कि 2000 और पता है बदलाव कब हुआ, मुझे याद है कि 2011 के बाद टीवी हार्डकोर पॉलिटिकल न्यूज़ की तरफ बढ़ी, और उसी के बाद से जो ट्रिपल सी का फॉर्मूला था तो गायब हुआ। और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, चाहे एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, एंटरटेनमेंट की बात हो, या जो जन सरोकार से जुड़े जो मुद्दे हैं उसकी बात हो। चूँकि देखिए आज के दौर में सबसे ज़्यादा चूँकि जो व्यूअरशिप भी आ रही है वो हार्डकोर पॉलिटिकल खबरों से आ रही है। तो ये बदलाव का दौर है, आगे भी होता रहेगा। न्यू मीडिया का एरा है, तो देखिए आगे क्या होता है। चंद्रभान जी, शिक्षा के क्षेत्र में मीडिया कैसे बदलाव ला सकता है? हालांकि मीडिया की भूमिका, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है और जो यूथ है वो खूब इन्फॉर्मेशन ले रहा है, अलग अलग जगह से पढ़ भी रहा है वो मीडिया से ही, सोशल मीडिया ही कह लीजिए। कैसे बदलाव लाया जा सकता है और मीडिया कैसे सक्रिय भूमिका निभा सकता है? देखा जाए तो ख़ास तौर से प्रिंट मीडिया में मैं देखूं तो बदलाव के लिए स्टूडेंट, जैसे मैं पहले भी बताया कि स्टूडेंट ओरिएंटेड चीज़ें, स्टूडेंट के लिए जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं वो तो हम लगातार दे रहे हैं। जैसे एक उदाहरण मैं बताऊं कि इसके पहले 2 साल 3 साल पहले नर्सिंग पैरामेडिकल के जो कॉलेज थे, मैं एक डाटा आपके सामने रखूंगा कि इसके पहले नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन की खबरें नहीं छपती थीं अखबारों में। 3-4 साल पहले आप देखें तो 2022 में पहली बार नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए सेंट्रलाइज पूरे स्टेट की एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ जिसमें सिर्फ 5000 स्टूडेंट बैठे थे। उसके बाद सारे अखबारों में, प्रिंट मीडिया में लगातार जो नर्सिंग क्षेत्र के अवसर हैं, नर्सिंग क्षेत्र में किस तरह से आप नौकरी हासिल कर सकते हैं, नर्सिंग क्षेत्र में किस तरह से लोग सेवा कर सकते हैं, इसको लेकर के लगातार खबरें छपी। और 2025 का जो अभी एंट्रेंस टेस्ट हुआ है, इसमें आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1.5 लाख स्टूडेंट शामिल हुए हैं। तो ये है मीडिया के जरिए जो एजुकेशनल बदलाव हम कर रहे हैं जी। ये हमने आपको एक उदाहरण बताया। हाँ। तो इस तरह से लगातार मुझे लगता है कि नए नए जो फील्ड हैं, रोजगार के जो नए अवसर हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर के ही नहीं प्राइवेट सेक्टर के जॉब के जरिए भी स्टूडेंट को जोड़ा जा सकता है, इस पर मीडिया घराने काम कर रहे हैं। बिल्कुल। शिवेंद्र जी, ये बहुत सारे मीडिया संस्थान हैं जिनको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उनके अपने मीडिया इंस्टीट्यूट भी हैं और देश में बाकी मीडिया इंस्टीट्यूट भी हैं। क्या और मैंने अभी देखा हाल के दिनों में बहुत सारा एडवर्टीजमेंट उन मीडिया संस्थानों का आता है जो सक्रिय रूप से काम भी कर रहे हैं और वो बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये भले ही एक और नया आयाम है कि अब मीडिया हाउसेस अलग अलग तरीके से अपने बिजनेसेस को बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन किसी मीडिया हाउस का अगर खुद का इंस्टीट्यूट है तो कई मायने में फ़ायदेमंद होता है। चूँकि मैं एक ऐसे संस्थान से जुड़ा रहा हूँ 15 साल, जहाँ पर उनका खुद का एक मीडिया संस्थान है, बहुत सारे और लोगों ने भी अब शुरू भी किए हुए हैं, और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज है स्टूडेंट्स को वो तो मिलती है,
लेकिन चूंकि उन्हीं के इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ एक संस्थान भी है जो कि रिनोन्ड है, वहाँ तमाम चीज़ें हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ें की बात हम कर रहे थे वो देखने का एक फौरी तौर पे मौका भी मिलता है। जो उनको इंटर्नशिप दी जाती है या फिर फील्ड एक्सपोजर जिसको बोलते हैं वो कराया जाता है। तो इंस्टीट्यूट के बच्चे जो होते हैं वो बाकायदा जाते हैं स्टूडियोज़ में, देखते हैं कौन सा काम किस तरह से हो रहा है। हालांकि फिर बात वही आती है कि उसमें 30 बच्चे गए तो 10 बच्चे ही इंटरेस्ट ले रहे हैं, 20 बच्चे तो ये है कि आज कॉलेज से निकल के बाहर टहल रहे हैं। वो फिर से पैशन और प्रोफेशन की बात आ गई। लेकिन ऐसे बच्चों का जो स्टूडेंट्स नए नए गए, जिनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा अच्छे से हुआ, उनको एक समझ ज़्यादा अच्छी डेवलप होती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने खुद भी, हमारे जब आज तक में था तो TVTMI इंस्टीट्यूट है, वहाँ बहुत सारे क्लास लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में इंटर्न्स के तौर पे आए और वहीं एब्जॉर्ब भी हो गए, नौकरी भी वहीं लग गई। तो उनकी जो समझ थी वो बेहतर, और बल्कि बाहर दूसरे इंस्टीट्यूट से आया उनको समझने में, जो अभी बोल रहे थे राजवीर जी बोल रहे थे, अविनाश जी बोल रहे थे कि उनको समझने में ही टेक्निकल चीज़ें ही बहुत वक्त लग गया। तो ये एक जो एक्सपेरिमेंट है, बल्कि जो अच्छे इंस्टीट्यूट में महर्षि महेश योगी यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर भी जो कोर्स है, इसमें मेरा सजेशन तो ये है कि ये जो पढ़ाई है किताबों की, उसके अलग उनको किसी न किसी तरीके से फील्ड का एक्सपोजर ज़रूर कराइए। चाहे कहीं किसी के साथ टाई अप ये कराइए कि उनके स्टूडियो में जाके देख करके आए, या फिर किस तरह से एक्चुअल रिपोर्टिंग होती है वो भी कराए जाने की जरूरत है। उसका एक बड़ा अच्छा तरीका, हालांकि यहाँ नहीं होता, विदेशों में होता है, और यहाँ भी किसी न किसी वक्त आएगा ज़रूर। जब कोई बड़ी घटना होती है तो जो रिनोन्ड यूनिवर्सिटी या बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वो बंचेस में अपने स्टूडेंट्स को उस स्पॉट पर ले जाते हैं और उस स्पॉट पे ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पे वो डिस्टर्ब ना कर सकें सीन ऑफ क्राइम को या सीन ऑफ इंसिडेंट को, लेकिन वो अपनी आंखों से देख पाएँ कि क्या कर रहे हैं लोग, कैसे निकाल रहे हैं इन्फॉर्मेशन, फिर रियल टाइम में कैसे उसको स्प्रेड कर रहे हैं। तो ये एक जो एक्सपोजर है वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा मजबूती से इस प्रोफेशन में काम करने के लिए तैयार करेगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। गौरव जी, आपने तो पहले सवाल पे बड़ा तीखा और वैसी आपकी टिप्पणी थी, लेकिन एक प्रश्न मेरा ये है कि क्या मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में गेटकीपर की भूमिका निभा पाएगा, निभा पा रहा है? क्योंकि सिलेबस को लेके बड़े प्रश्न हैं, मीडिया का सिलेबस हो और चाहे दूसरा सिलेबस हो, बड़ा प्रश्न है कि भाई किस तरह के मिलावटी सिलेबस पेश किया जा रहा है। तो गेटकीपर की भूमिका क्या मीडिया निभा पा रहा है या वो नहीं निभा पा रहा, तो उसको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? चौथे खंबे का जीर्णोद्धार बहुत जरूरी हो गया है। पहले तो ये है कि जब तक रंग रोगन और तो जीर्णोद्धार नहीं होगा, गेटकीपर FIR झेल रहे हैं, गेटकीपर कैसे काम कर पाएंगे अपना? और राजनीति के बरगद के नीचे सारी बीटें छोटी हो गई हैं। स्वास्थ्य की बीट हो, वहाँ पत्रकार हैं, जो शिक्षा वाले हैं, सबसे ऊपर राजनीति है, उसके बरगद के नीचे कोई पनप पाता नहीं है। तो उस दिशा में बहुत क्रांति करनी पड़ेगी, तभी होगा। थ्योरी से तो कुछ कैसे होने वाला होगी नहीं क्रांति? आप कुछ सुझाव कैसे देना होगी चाहें? क्रांति? ये तो विवाद हो जाएगा अगर मैं कुछ बोल दूंगा ऐसा तो। सब मिलके करेंगे, सब मिलके करेंगे। देखिए इसमें मेरा भी एक से है, गौरव जी माफ कीजिएगा, मेरा से ये है कि देखिए किसी भी प्रोफेशन में, कोई भी प्रोफेशन उठा लीजिए, उसमें 20% लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं और 80% लोग टाल मटोल या हल्का काम या खाना पूर्ति या ऐसे कर रहे होते हैं। ये आदिकाल से चला आ रहा है। इसका एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए कि आगरा में जब ताजमहल बना, शाहजहां ने बनवाना शुरू किया तो कहा 1 लाख मजदूर काम करेंगे वहाँ। तो इतिहास के पन्नों में तो नहीं मिलता, लेकिन ये कहा भी जाता है कि उसमें 1 लाख मजदूरों को वॉच कौन करता होगा? 10-20 हज़ार तो किनारे बैठ के बीड़ी पीते होंगे। तो ये माना जाता था कि इतने हम जो लगा रहे हैं उनमें से इतने नहीं काम करेंगे। ऐसे ही इस प्रोफेशन में है, हर प्रोफेशन में है। सरकारी दफ्तरों में देख लीजिए, कुछ बाबू काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। IAS अफसरों में देख लीजिए, पॉलिटिशियंस में देख लीजिए, बहुत अच्छे परफॉर्मिंग पॉलिटिशियंस होंगे और कुछ ऐसे ही अपनी पूरी मंत्रालय का काम निकाल देंगे। इस प्रोफेशन में भी ऐसा है। तो ये जो जिम्मेदारी है 20% वाले लोगों के ऊपर ही अंत में कंधे पे है, और उसको बखूबी करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये कि जो वो कर रहे हैं उसको बगैर किसी मुश्किल की चिंता किए बगैर करते ही रहना होगा। उसके अलावा कोई वो नहीं है। और जो आप कह रहे थे गेट कीपर की भूमिका निभा पा रहा है कि नहीं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जितना कुछ जो भी है, जितनी भी मुश्किलें हैं, विसंगतियां हैं, दबाव है, तनाव है, जो भी अंकुश है, उस सब के बावजूद भी जो हालात हैं आज में, वो संभले जितने भी हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि कुछ लोग काम कर रहे हैं। नहीं होते तो ये हालात भी नहीं होते। सोच के देखिए कि 2 दिन सिर्फ मीडिया कुछ रिपोर्ट नहीं करेगी, हो जाए जो होना है, फिर हालात देखिए क्या होता है। उन्हीं 2 दिन में पूरा देश बदल जाएगा अलग तरीके से। बिल्कुल। ये मीडिया की एक और भूमिका है। इस वक्त आपको क्या लगता है, मीडिया शिक्षा को, सामाजिक बराबरी का
आधार बना पा रहा है या फिर एलीट क्लास का एक शो पीस बन के रह गया है ये? नहीं देखिए, बिल्कुल मीडिया की भूमिका एजुकेशन में बड़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे तमाम एग्जाम्पल मिलते हैं, तमाम बातें आप देखिए तो मीडिया का, सच में मीडिया का एक बहुत व्यापक रोल है एजुकेशन को लेकर। और ये सही बात भी है कि मीडिया उस काम को पूरी तरह से कर रहा है। ये बात सही है कि शिवम जी ने कहा कि भाई 20% लोग ही काम करने वाले होते हैं। अधिकतर किसी भी फील्ड में आप देखिए 80% लोग तो बस काम चलाऊ होते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी होती है वो 20% 80% बहुत बड़ी संख्या है राजवीर जी। नहीं, ये 80-20 का मामला हम समझ रहे हैं, लेकिन ठीक है। सवाल इस बात का भी है, नहीं कहीं और नहीं चलेगा, यही है। नहीं, सवाल इसी बात का है कि देखिए कि नहीं यही है, जाएंगे नहीं कहीं। लेकिन ये बात सच है कि देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया की जो भी भूमिका है, जाहिर सी बात हम सब लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में ही काम करते हैं और सारी चीज़ों को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन इस पूरे देश की राजनीति में या एजुकेशन में या जो भी फील्ड है आप देखिए तो ये बात सच है कि जो डिजिटल मीडिया है जो उसकी भी बड़ी भूमिका है, सोशल मीडिया है इसकी भी बड़ी भूमिका है। ये अलग बात है कि सोशल मीडिया में लोग अपना अपना पक्ष रख ही लेते हैं, अपनी अपनी बात ढूंढ ही लेते हैं। वो कहते हैं ना कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो जिसको जैसे देखना है देखे। लेकिन एक बहुत बड़ा अवसर भी ये लोगों के हाथ में आया है अपनी बात रखने का। भाई तमाम लोग ऐसे हैं कि अपनी बात रखने के लिए उन्हें मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बड़े नहीं मिल पाते हैं। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है। वो सही है गलत है वो हम अपने से डिसाइड करें क्या है, अपने से सोचें। इतना विवेक तो हम सब लोगों के पास है, लेकिन ये माध्यम बहुत बड़ा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जी। दरअसल राजवीर जी की बात में मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा कि एक्चुअल में जिस तरह से पूरी सोसाइटी में चीज़ें हैं, जैसे इसी सोसाइटी में अभी हम आप बात कर रहे थे कि 20% लोग काम करते हैं, उसी तरह से 20% 25% लोग सोशल मीडिया पर भी अच्छी सूचनाएं देते हैं, क्योंकि वो भी इसी सोसाइटी के हिस्से के लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग नहीं काम कर रहे हैं या सारे लोग काम कर रहे हैं। कुछ तो काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जो काम, ये माना जाए कि जो लोग काम कर रहे हैं उसी की वजह से चीजें नियंत्रित हैं। बिल्कुल। अब हम आखिरी हिस्से में हैं, तो एक छोटी छोटी टिप्पणी लेके मैं ख़त्म करूंगा इस पैनल को। पहली टिप्पणी गौरव जी आपकी, और अगर कोई सवाल है तो उसको भी ले लूँगा मैं आखिरी में। गौरव जी आपकी जो टिप्पणियाँ हैं वो भी, चूँकि आप काफ़ी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो उतनी ही 140 शब्दों में ही आप वो बात कहने की कोशिश करते हैं जो आप कहना चाहते हैं। अच्छा लगा मुझे ये सुन के। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ और संक्षेप में आप मुझे बताइएगा, जो 80-20 की बात हुई, क्या ये 20% लोग उद्धार करने की भूमिका में आ पाएंगे? कुछ और प्रतिशत बढ़ाने के लिए कुछ और करने की आवश्यकता है? संक्षेप में। उद्धार 20% तो नहीं कर पाएंगे, ये तो तय है, लेकिन वो अपना प्रयास कर रहे हैं। अब प्रयास से तो बड़ी बड़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। आशावादी लोग हैं हम लोग, करेंगे, कुछ होगा। चंद्रभान जी, शिक्षा के क्षेत्र में मीडिया की भूमिका पे हमने ये बात की है। आखिरी में एक समाधान परक अगर आप कोई बात कहना चाहें जिससे कि मीडिया की भूमिका शिक्षा को बेहतर करने के लिए थोड़ी बढ़ सके। मीडिया की भूमिका शिक्षा में काम हो रहा है। बेसिकली ये है कि मीडिया संस्थानों को भी कैटेगराइज करने की ज़रूरत है। जैसे जो जर्नलिस्ट एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं उनको एजुकेशन के रूप में ट्रेंड करने की ज़रूरत है। दूसरी जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, जैसे यूनिवर्सिटी में मान लीजिए कि 80 बच्चों का बैच है, तो उस बैच में भी देखने की ज़रूरत है कि किसको किस दिशा में ट्रेंड किया जाए। जी शिवेन जी, यहाँ यही सवाल है मेरा कि ये शिक्षा के क्षेत्र में मीडिया की भूमिका किस तरह से बढ़ाई जा सकती है जो इन दिनों घटी है। कुछ अंग्रेजी अखबारों को छोड़ दे तो ज़्यादा लोग उतना तरजीह दे नहीं रहे हैं। खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया तो सिर्फ यही दिखाता है कि विदेशों में कौन सा कॉलेज अच्छा है या कैसा है। हम लोग उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं शायद। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे रीज़न मुझे कुछ और लगता है। वो रीज़न ये नहीं है कि हम शिक्षा के लिए काम नहीं कर रहे हैं। बेसिकली क्या है, हम वही देख पा रहे हैं जो हमारा इंटरेस्ट है। वजह यह है कि आप आज की तारीख में अगर पॉलिटिकल खबरों को इंटरेस्ट रखते हो तो आप उस तरह के चैनल सब्सक्राइब करोगे, उस तरह के टीवी चैनल देखोगे, उस तरह के अखबार का पन्ना पढ़ोगे। अगर आपको एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट है, फिल्मों में इंटरेस्ट है, तो वो पढ़ोगे, उसके बारे में जो यूट्यूब चैनल है या वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो देखोगे। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन के लिए जो कोशिश है वो नहीं हो रही है। उस
फोर्ट में उस जगह पे कोशिश नहीं हो रही है जिस जगह पे सबको दिखे। वो इसलिए नहीं दिख पा रही है क्योंकि हमारा इंटरेस्ट, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है और उसको स्कूल में एडमिशन कराना है, आपको आसपास जो है बहुत सारे किंडरगार्टन, आपको बहुत सारे ऐसे स्कूल, फॉर्म कब निकलेगा, ये सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा लोगों से बातचीत करके। लेकिन चूंकि आपका बच्चा छोटा नहीं है तो आप उस तरफ ध्यान ही नहीं दोगे। आप और एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, साइकोलॉजिकल चीज़ भी बहुत होती है इसमें। आप जिस यूनिवर्सिटी में काम करते हो या जिस संस्थान में मैं काम करता हूँ, अगर मैं जब तक यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अगर सड़क पे जा भी रहा हूँ और मुझे अपने संस्थान का एक कहीं लोगो छोटा सा भी दिख जाएगा, मेरी नज़र जाएगी। आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कहीं दिखेगा, आपकी नज़र जाएगी। या आप जो गाड़ी रखते हैं सड़क पे, आप वही मॉडल जा रहा होगा तो आपकी नज़र जाएगी, क्योंकि आपके बैकअप माइंड में वो चीज़ है। लेकिन जैसे ही आपने अपना प्रेफरेंस चेंज किया, आपको वो चीज़ दिखनी बंद हो जाती है। हाँ, ये बात भी सही है कि जो एजुकेशन की फील्ड में मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कम काम करती है। उसकी वजह यह है कि फिर वही बात आ जाएगी बहस की, ये कितना कॉमर्शियल इस्तेमाल हो सकता है, कितनी टीआरपी हो सकती है। एंटरटेनमेंट लोग ज़्यादा देखते हैं, क्राइम ज़्यादा देखते हैं, पॉलिटिक्स ज़्यादा देखते हैं, लेकिन एजुकेशन बहुत काम का हिस्सा होता है, उतना ही देखते हैं। बिल्कुल। तो ये फ़र्क है मुझे लगता है। राजवीर जी, क्या ये जो शिवेन जी ने जिस ओर इशारा किया कि शिक्षा की कवरेज भी एल्गोरिदम का शिकार हो रही है क्या? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट सी बात है शिवम इसमें कि टीवी मीडिया, खास तौर पे जो मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया है, वो एजुकेशन को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है, बड़ी ईमानदारी से बात कह रहे हैं। अब उसके पीछे रीज़न कुछ भी हो सकता है, रीज़न टीआरपी हो सकती है, लोग क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, लोगों का जो रिस्पॉन्ड आता है उससे हमें पता लगता है कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सच बात यह है कि इसका मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि लोग देखना ही नहीं चाहते एजुकेशन की खबरें? भाई जाहिर सी बात है, नहीं देखना चाह रहे हैं, नहीं देखना चाह रहे, जाहिर सी बात है, बिल्कुल खुली बात है। दूसरी बात ये कि एक दौर था कि जब हम लोग भी यूपीएससी की तैयारी करते थे तो इसमें एक अखबार बहुत बड़ा माध्यम बनता था नोट्स बनाने में, उसमें बहुत सारी जीएस जीके की जानकारियाँ मिलती थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के समय में कोई भी बच्चा जो है, जो भी मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर हैं, खासतौर पर तमाम जो हिंदी न्यूज़पेपर हैं, एक दो छोड़ दें, तो उसमें से कोई ऐसे अखबार होते हो जिनसे कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, नोट्स बनाता हो। तो ये कमी आई है ना, ये कमी है, आई है ना, ये पत्रकारिता बदली है ना। हाँ, तो अविनाश जी, आप एक क्लोजिंग कमेंट, फिर एक माइक आप पहुंचा दीजिए जरा, हमारे एक मेहमान हैं कुछ पूछना चाहते हैं। आप एक क्लोजिंग कमेंट, फिर हम सवाल लेंगे। जी, देखिए, आपने कहा कि शिक्षा में मीडिया का क्या रोल हो सकता है। मैंने तो कभी नहीं देखा कि किसी टीवी चैनल पर कोई स्पेशल बुलेटिन एजुकेशन को लेकर कभी प्ले किया गया, कोई बहस। हाँ ठीक है, कोई बहुत बड़ा इशू होता है तो होता है, तो टीवी से तो मतलब अगर हम इस बीट पर लोग काम करते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रोग्राम मैंने अपने करियर में अभी तक नहीं देखा। अखबारों में हम लोग देखते हैं कि अखबार के एक दो पन्ने होते हैं जहाँ पर कैंपस की खबरें होती हैं या फिर एजुकेशन को लेकर खबरें होती हैं, तो ये कोई, मुझे नहीं लगता है कि, आप देखिए इसमें एक सबसे मेन पॉइंट ये है कि चूँकि जो टीवी एक्सपर्ट हैं या जहाँ चूँकि हम लोग टीवी में काम करते हैं, हम लोगों का मानना ये होता है कि जो पब्लिक देखती है वही दिखाएंगे। बिल्कुल, एक सीधा सा बात। जी सर, आप अपना नाम और फिर सवाल करिए। Hi, I'm audible to all of you. My sincere thanks to Maharishi University, especially to Ritesh Gupta ji, and my sincere regard to the honorable journalist everywhere. देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, just want to say, media is a bridge. When you talk about a media is neither a gatekeeper nor a policeman. It is an enabler, which helps the society, which acts as a bridge between the society and the public to understand the facts and the figures. कि what is happening in the society, how it is happening, why it is happening. And when you talk about the journalism, there are, as Shivenji said, rightly said, J stands for Junoon, passion. If you want to be passionate, if you are passionate about your job, and I'm not talking about journalism, I'm talking about each and every job. If you are passionate about your job, you will go for the right things only. And nobody can stop you for that. जी, When you talk about journalism, have you ever talked about the glorification of the journalism? Because the way the media people are presenting, the TV channels are presenting themselves, the lifestyle of the Patrakar and everything, students are getting fascinated by that. They are not taking it as a junoon.
They are not मुझे लग taking- रहा है आपको पैनल में हमें लेना चाहिए था। आप किससे सवाल करना चाहते हैं और क्या सवाल है आपका? नहीं, मेरा सवाल सिंपल सा यही, देखिए बहुत सिंपल सी बात मैं कहना चाहूँगा कि सभी ने कहा था, तो हमारे रामायण में भी कहा गया भय बिन होत न प्रीत। सो एग्जैक्टली देयर शुड बी अ चेक सिस्टम, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, चाहे प्रिंट मीडिया का हो, चाहे न्यूज़ चैनल्स का हो। इफ देयर इज एनी फेक न्यूज़, कोई भी फेक न्यूज़ चलती है, कुछ भी चलती है, देयर हैज टू बी अ पनिशमेंट। सर ठीक कह रहे हैं, सवाल- लेकिन सर आपका कोई सवाल है क्या? आप कुछ जानना चाहते हैं? नहीं, अच्छा। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ शिवेन जी। जी, और ये सारे सबके लिए है। जी ये 4 लाइनें हैं एंड आई ऑलवेज ऑब्जर्व देम। जी ठीक है ना, कि पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जैसे कि है कि जब आप जर्नलिज्म कोर्स की बात कर रहे हैं, क्या हम उसमें कोई एथिक्स का यूज कर सकते हैं? क्या हम उसमें एथिक्स के कुछ चैप्टर्स डाल सकते हैं? क्या हम डाल सकते हैं एथिक्स के ऑलरेडी चैप्टर? है एथिक्स, मीडिया एथिक्स पढ़ाई जाती है। मीडिया एथिक्स पढ़ाई जाती है सर। Okay. थैंक यू सो मच सर। आपका भी कोई सवाल? जस्ट 4 लाइन्स आई वांट टू से मानस जी, सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, बट जस्ट 4 लाइन्स एंड दीज आर द लाइन्स। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी थोड़ा है सा ना? कंक्लूड करना है हमें। और ये मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि वी हैव टू लुक फॉर द सेल्फ इंप्रूवमेंट, यू मस्ट गो फॉर द सेल्फ इंप्रूवमेंट। तो द 4 लाइन्स आर देयर, सींच दो धरा को तुम, सींच दो धरा को तुम, वृक्ष स्वयं हरा हो जाएगा। सींच दो धरा को तुम, वृक्ष स्वयं हरा हो जाएगा। सुधार ले यदि चरित्र आप तो, सुधार ले यदि चरित्र आप तो, देश स्वयं ही सुधर जाएगा। बिल्कुल वॉक यू टॉक। तालियां बजाइए आप, बहुत खूबसूरत बात कही है आपने। जी जी कि पत्रकार और कवि को किसी आप बाध्यता में नहीं बांध सकते हैं, जो मेरा क्वेश्चन है। जी, जी। जैसे अभी सर कह रहे थे कि पत्रकार और कवि को आप किसी मतलब आप वकील को बांध सकते हैं, डॉक्टर को बांध सकते हैं, लेकिन पत्रकार और कवि आप किसी बाध्यता में नहीं बांध सकते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कबीर दास जी का है। सर मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूं बगैर बात खत्म नहीं, हुई हुई। सर, एक हमारा मैं बता रहा क्वेश्चन हूं, पूरा हो बाध्यता जाए, में सर। बांधने की बात नहीं हो रही थी, बात ये हो नहीं, रही सर, थी हमारा कि क्वेश्चन है, सर, आप तराशा, लोगों से- उतनी बात से समझ गया मैं क्या कहना चाह रहे हैं। उसमें बात आप ये जानना चाहते हैं कि बांधा नहीं जा सकता। बिल्कुल हाँ, ठीक सर। है, बांधा नहीं जा सकता, लेकिन तराशा जा सकता है। हीरा भी तभी हीरा होता है जब वो तराशा जाता है। तराशने के लिए जरूरी है कि शिक्षा दी जाए, समझाया जाए। जी सर मेरा नाम फ़िज़ा है, और सर जैसे यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही थी जर्नलिज्म के लिए, तो सर मेरा एक सवाल है कि आपने कहा कि सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जर्नलिज्म में एजुकेशन अच्छी हो जाए, लेकिन सर अच्छा करने का तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने ख़राब ज़रूर कर दिया है। अभी 2023 में उन्होंने NAP लागू किया था। सर NAP एक ऐसी स्कीम है जिसमें अगर हमने 3 सब्जेक्ट लिए हैं तो वो 3 सब्जेक्ट हमारे एक डिपार्टमेंट से नहीं होने चाहिए। सर मैं खुद अभी एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, और मेरा एक ही सब्जेक्ट है जो जर्नलिज्म का है, बाकी सारे अलग सब्जेक्ट हैं। जैसे साइंस ले लिया मैंने, मैथ्स ले लिया। सर दूसरी चीज़, अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती हूँ तो वहाँ पे एक चीज़ है कि 75% अटेंडेंस आपकी मैंडेटरी है। तो सर अगर हम 75% जाके अपने यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं तो हम फील्ड का वर्क कैसे सीखेंगे? देखिए, आपकी जो बात है मुझे लगता है कि आप अभी अपने जो भी कोर्स है उसके शुरुआती दौर में हैं। सर मेरा कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो गया है, तो हर किसी भी एजुकेशन में जो कि कम से कम टेक्निकल एजुकेशन हो, उसमें एक सिस्टम होता है। कोर्स खत्म होने से 6 महीने पहले, 3 महीने पहले या उसके बाद आपको एक इंटर्नशिप या फील्ड एक्सपोजर का सिस्टम सर होता हमें है। इंटर्नशिप भी दी गई, लेकिन वहाँ पे एक हमारे लिए एक वो चीज़ रखी गई थी कि आपको इंटर्नशिप सिर्फ 15 दिन करना है। सर अगर हम किसी भी चैनल में जाके 15 दिन करके आते हैं, 15 दिन तो हमको समझने में लग जाएगा, हम 15 दिन में सीखेंगे क्या सर? देखिए, ये हर इंस्टीट्यूट अपनी अपनी समझ के हिसाब से बनाता है। हो सकता है कि उनके स्टूडेंट्स इतने ब्राइट हों कि वो 15 दिन में सिखा ले रहे हों, या हो सकता है उनके यहाँ 1 महीने हो। इसीलिए इंटर्नशिप कहा जाता है, इंटर्नशिप बढ़ाई भी जाती है। अगर इंस्टीट्यूट या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर उनको लगता है कि इनके अंदर पोटेंशियल है, बढ़ा करके इनको और अच्छा सिखा सकते हैं, तो बढ़ाते भी हैं। हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखा कि इंटर्नशिप कुछ दिन के लिए और बढ़ा दी क्योंकि उनको लगता है कुछ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फोकस में कमी है, उस पर ध्यान दीजिए। सर और दूसरा जो बात ये है ना, one सीखने subject वालों के लिए major की 15 दिन बात- भी बहुत होते हैं, 15 दिन पर्याप्त होते हैं। 15 दिन में समझ में आ जाता है कि आप कितना सीख सकते सर हैं। 1 सब्जेक्ट जो मेजर सीम दी गई है, इसका क्या आप बता सकते हैं, ये और- क्यों और- दिया गया है? और किसी का कोई सवाल है भाई? ठीक जी आई मीन इट्स अगेंस्ट द फेक न्यूज़ जो वेरी रेप्यूटेड चैनल्स ने भी चलाया हुआ है। मेरा कहने का मतलब जो प्रेस गिल्ड ऑफ इंडिया है उसकी क्या दायित्व है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेंस्ट द फेक न्यूज़। और ये जर्नलिस्ट हैं ऑफ वेरी रेप्यूटेड चैनल्स लाइक इंडिया टुडे, राजीव सरदेसाई ने जो चलाया, ही कुड हैव क्रिएटेड chaos in this country and he could have broken this country. I have a severe complaint against these people who promote these people and who promote such channels. Press Guild of India should take a note of this and should have penalized such channels and such people. Thank you. See, I can answer this question very
ऑनेस्टली, बट दैट विल बी लिटिल कंट्रोवर्शियल, सो आई वुड नॉट गो इन दैट। लेकिन हकीकत ये है कि देखिए, जितनी भी संस्थाएं हैं ये, चाहे वो प्रेस ट्रस्ट हो या हम लोगों की जो एडिटर्स गिल्ड होती है, एडिटर्स गिल्ड होती है, जिसमें सारे चैनल्स के एडिटर्स होते हैं और उस पर रखते हैं नज़र, वो समय समय पे करते हैं, लेकिन वो चीज़ जो एड्रेस होती है उसके खिलाफ करते हैं। सो मोटो बहुत कम मामले होते हैं, और ख़ासकर जो प्रेस ट्रस्ट है या मान लिया और गवर्निंग बॉडीज़ हैं सरकारी, वो लोग नज़र रखती हैं, और वो आपको नज़र इसलिए नहीं आ रही होंगी, इसकी वजह यह है, उसको दो कैटेगरी में बांट जाता है। एक तो वो चीज़ जो जिस पे अंकुश लगाए या जिस पे सवाल पूछने पे आपको कंफर्टेबल फील होता है, और एक दूसरा कि जिस पे लगता है कि ये गलत कर रहे हैं। जैसे अभी एक जर्नलिस्ट की गिरफ्तारी हुई यहाँ यूपी में, लखनऊ में, तो उसको दो नज़रिए से लोग देखते हैं। कुछ लोगों को शायद ये लगे कि ये गिरफ्तारी बिल्कुल ठीक हुई है, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, जो भी हुआ था वो कुछ ना कुछ तो क्राइम किया था। कुछ लोगों को ये भी लगता होगा कि ये नहीं, गलत हुआ है। तो ये अपना ऑब्जर्वेशन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही है या गलत है, वो अलग बात है। लेकिन जो ये बॉडीज़ होती हैं वो रखती हैं नज़र, कुछ केसेस पर खुद भी अपनी तरफ से कोशिश करती हैं, और जब रिपोर्ट होता है तो करती हैं। ऐसा नहीं कि कोई मैकेनिज्म है नहीं, लेकिन कितना ऑपरेशनल है, कितना फंक्शनल है और कितना कारगर है, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, फेस टू फेस, और जिस समय की जो हालात होते हैं उसके हिसाब से। जी, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ इधर सामने। जी 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 मनीष जी। शिवेंद्र जी, आपने जो सवाल किया है, चूंकि इससे पहले पैनल में मैं था, तो आपने अच्छा सवाल किया है। तो मैंने उस समय ये बात कही थी कि हम हर चीज़ को क्रॉस चेक करते हैं, बहुत सारे चैनल्स में या न्यूज़पेपर में ये बात आ जाती है, लेकिन उसकी एक गाइडलाइन है। हमारा एक प्रेस काउंसिल है, और प्रेस काउंसिल में बहुत सारे लोग हैं, रिटायर्ड जस्टिस भी हैं, तो वो इसको उसी तरह से हैंडल करते हैं। अगर प्रेस काउंसिल उसको कई बार सुओ मोटो भी ले लेता है, और प्रेस काउंसिल बीच बीच में कवरेज के लिए गाइडलाइंस भी जारी करता है। वॉर है, वॉर के लिए अलग गाइडलाइन जारी होती है। कोविड है, कोविड के लिए गाइडलाइन जारी हुई कि ये कवर करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जर्नलिस्टिक फील्ड में कोई वॉचडॉग नहीं है, वो है हम खुद ही हैं। उसके बाद तमाम सारे, मैंने 3 लेयर सिस्टम की बात कही थी। इसके अलावा जो प्रेस काउंसिल है वो ऑलरेडी इसको कई बार सुओ मोटो लेती है, और वो हो सकता है आपके सामने ना आ पाती हो, लेकिन इसको हम बहुत जिम्मेदारी से लेते हैं, और उसको बहुत जिम्मेदारी से उस पर एक्शंस भी होते हैं। बहुत सारे जर्नलिस्ट इसी वजह से उनका करियर बिल्कुल ख़राब हो गया। तो ये बात मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि पत्रकारिता एक बहुत ही ईमानदार पेशा है, और जो लोग इसमें ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारा स्कोप है। और हमें कोई भी न्यूज़ अगर फेक न्यूज़ लगती है तो हम उसको कंप्लेन कर सकते हैं। गवर्नमेंट की अपनी धाराएं हैं, आईटी एक्ट है और तमाम सारी चीज़ें हैं। जैसे कि कल इन्होंने अभी एक एफआईआर का जिक्र किया, तो एक जर्नलिस्ट ने खबर लिखी और उसमें बहुत सारा उसने पक्ष जानने की कोशिश की थी उस जिसके खिलाफ खबर थी। हम ये चाहते हैं कि खबर दोनों तरफा हो। अगर आपके खिलाफ कोई खबर है तो उसका हम आपका पूरा पक्ष जानेंगे और पूरा पक्ष देंगे भी। उनको बार बार कॉल कर रहे थे, बार बार मैसेज कर रहे थे, वो जवाब नहीं दे रहे थे। तो ऐसे में जर्नलिस्ट को कंप्लेन के आधार पर ही खबर लिखनी पड़ी और उन्होंने उसके खिलाफ एफआईआर करा दी। तो वो आईपीसी में कराई है, जो बीएनएस नई धाराएं आई हैं उसमें करा दी। तो ये गलत है। इसका तरीका यही होना चाहिए कि वो प्रेस काउंसिल में कंप्लेन करते, एक नोटिस सर्व करते, अपना पक्ष रखते, तब लीगल उस पर जाते। तो हम उसका इस तरह की चीज़ों का हमेशा विरोध भी करते हैं। नेपाल में एक जर्नलिस्ट के साथ जो हुआ उसका भी हम विरोध करते हैं कि कई बार फील्ड में ऐसी कवरेज करने के दौरान ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं। ये सब हमारे जो जर्नलिस्टिक वो हैं, तो ये हमको झेलना पड़ता है। बहुत शुक्रिया मनीष जी। आप सभी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया, राजवीर जी, अविनाश जी, गौरव जी, शिवेंद्र जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पैनल में जुड़े। और मीडिया की भूमिका वाकई में बड़ी है। हम आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि भविष्य में ये भूमिका मीडिया निभाती रहेगी और शिक्षा के क्षेत्र में आगे हम बढ़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।